गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। आपकी कक्षा 11 क्लास 11 बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। कक्षा 11 बायोलॉजी, इसमें मैंने स्टार्ट कर रखी है यूनिट नंबर 1। कौन सी यूनिट? यूनिट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जीवों में विविधता, ठीक है ना। जीवों के अंदर जो विविधता है, जीवों का वर्गीकरण है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कल तक कंप्लीट करवा दी है। 1, 2 और 3 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और इस यूनिट के अंदर एक चौथा चैप्टर है, वो भी आता है, जिसकी शुरुआत हम आज करने वाले हैं। लेसन नंबर 4। देखो बच्चों, हमने जीव पढ़ा पहले चैप्टर में, जीव का वर्गीकरण पढ़ा कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनकी कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं। तीसरे चैप्टर में हमने पादप जगत पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जंतु जगत। कौन सा जगत? जंतु जगत, अर्थात एनिमल किंगडम। किसकी बात करेंगे? एनिमल किंगडम की बात करेंगे। जंतु जगत, किसकी बात करेंगे? जंतु जगत की बात करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जंतुओं के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, पादपों का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि पादप जगत हम पढ़ चुके हैं किसमें? तीसरे चैप्टर में। जंतु जगत या इसे प्राणी जगत भी बोल सकते हो। जंतुओं को क्या कहा जाता है? प्राणी भी कहा जाता है। तो जंतु जगत या प्राणी जगत की बात इस चैप्टर में करेंगे। शुरुआत करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जंतु होते क्या हैं, उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं। वैसे तो मैंने पहले दूसरे चैप्टर में आपको बताया था, लेकिन हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो उनकी फिर से बात भी कर लेते हैं। देखिए, जंतु जगत की अगर बात करते हैं, सबसे पहले कोशिका का प्रकार आता है। क्या आता है? टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका का प्रकार। तो देखिए, इन सभी जीवों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकेरियोटिक होती हैं। क्या होती हैं? यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात कोशिका के अंदर स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली युक्त होता है, स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सभी जीवों की कोशिकाएं, सभी प्राणियों या जंतुओं की कोशिकाएं यूकेरियोटिक होती हैं। 2 नंबर बात करते हैं। 2 नंबर में हम बात करते हैं इसके पोषण की। किसकी बात करते हैं? पोषण की बात करते हैं कि जीव जो होते हैं वो पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो सभी जीव जो हैं, सभी जंतु जो हैं वो परपोषी होते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उस पोषण को क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। 3 नंबर बात करते हैं काय संरचना की, कि इनकी शरीर की संरचना कैसी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जीव काय संरचना, तो ये उत्तक से बने भी हो सकते हैं। इनमें उत्तक अंग स्तर भी पाया जाता है, अंग स्तर भी पाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो अंग तंत्र स्तर भी पाया जाता है। ठीक है, संगठन स्तर जो है वो उत्तक अंग तंत्र से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। 4 नंबर अगर हम बात करें, इनकी जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति की बात करते हैं, होती है या नहीं होती। किसकी बात करते हैं? कोशिका भित्ति की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अर्थात एब्सेंट होती है। अर्थात सेल वॉल जो है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, जबकि पादपों के अंदर ये पाई जाती है। जंतुओं के अंदर हम बात करें 5 नंबर की, कोशिका झिल्ली की, सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं, कोशिका झिल्ली की, तो कोशिका झिल्ली जो है वो प्रेजेंट होती है, अर्थात पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं जनन की। 6 नंबर बात करते हैं जनन की, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो जनन जो है वो निषेचन के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? निषेचन के माध्यम से होता है। फर्टिलाइजेशन के माध्यम से होता है, अर्थात मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट आपस में मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु
जिनसे एक युग्मनज बनता है और जिससे नए जीव का निर्माण होता है। ये तो सामान्य बातें थी, किसकी, प्राणी जगत की सामान्य बातें थी जिनकी हमने बात की। अब जो आपका चैप्टर जो है शुरुआत करेंगे, उसमें पहला ही टॉपिक है आपके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण के आधार की बात है। आगे चैप्टर की वर्गीकरण का आधार, किसकी बात करते हैं, वर्गीकरण का आधार, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, की जंतु वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर जंतुओं का जो है वो वर्गीकरण किया गया है। तो टॉपिक हमारा अगला टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्थात हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। हम ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको आराम से पढ़ेंगे। वर्गीकरण का आधार, वर्गीकरण का आधार, ठीक है। वर्गीकरण के आधार की बात करते हैं तो 7 लक्षण ऐसे हैं भाई, मुख्य 7 लक्षण हैं जिनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। मुख्य लक्षण 7 लक्षण हैं, उनके आधार पर क्या किया गया, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। मैं पहले 7 के नाम लिख रहा हूं। अगर हम बात करें 1 नंबर की, तो 1 नंबर की बात करें तो वो है संगठन का स्तर। सबसे पहले हम इसी की शुरुआत करेंगे। 1 नंबर है संगठन का स्तर। 2 नंबर अगर हम लोग बात करें तो 2 नंबर है सममिति। 2 नंबर क्या है, सममिति। 3 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 3 नंबर आपका जो है वो है द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन, द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की बात करते हैं तो सिलोम। 4 नंबर पर क्या है, सिलोम। 5 नंबर पे हम बात करेंगे खंडी बाहुन की। किसकी बात करेंगे, 5 नंबर पे बात करेंगे खंडी बाहुन की। 6 नंबर पर हम लोग बात करेंगे पृष्ठरज्जु की। किसकी बात करेंगे, पृष्ठरज्जु की। और 7 नंबर पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे किसकी, बरहणीय मुख व गुद्दा की उत्पत्ति, मुख एवं गुद्दा की उत्पत्ति। प्यारे बच्चों, ये संगठन के स्तर हैं, ठीक है। ये जो वर्गीकरण का आधार है उसके कुछ निम्न लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। क्या किया गया, जंतुओं का वर्गीकरण किया गया। जंतु भाई 10 लाख, वैज्ञानिक मानते हैं 10 लाख से ज़्यादा जंतु जो हैं वो पाए जाते हैं, अर्थात जातियाँ 10 लाख। जैसे हमारी एक जाति है, मानो कि गाय एक है, भैंस एक है, इस प्रकार से कितने पाए जाते हैं, 10 लाख जातियाँ जो है वो पाई जाती हैं। लेकिन उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, किन किन को किसके अंदर रखा गया, मानव को अलग कर दिया, ठीक है, और स्तनधारी अलग हैं, पक्षी अलग हैं, इन सब की हम बात करेंगे। तो उनका आधार क्या था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 7 लक्षण जो हैं, अगर संगठन का स्तर बराबर है, सममिति बराबर है, द्विकोरकी एवं त्रिकोरकी संगठन बराबर है, तो उनको एक वर्ग के अंदर रखा गया। अगर अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग कर दिया गया। पहला है संगठन का स्तर, दूसरा सममिति, तीसरा द्विकोरकी तथा त्रिकोरकी संगठन, चौथा सिलोम, 5वां खंडी भवन, 7वां पृष्ठरज्जु, 6ठा पृष्ठरज्जु, 7वां क्या है, भ्रूणीय मुख एवं गुहा की उत्पत्ति, भ्रूणीय मुख एवं गुद्दा की उत्पत्ति। एनएस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मुख को बोलते हैं माउथ और गुद्दा को बोलते हैं एनएस, ठीक है। बात करेंगे हम सबसे पहले संगठन के स्तर की। किसकी बात करते हैं, संगठन स्तर की हम लोग जो है वो बात करते हैं। 1 नंबर जो है संगठन का स्तर। देखो संगठन के स्तर का क्या मतलब होता है। संगठन के स्तर का मतलब होता है जो जीव होते हैं, जिनके अंदर जंतु होते हैं, जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन
बहुकोशिकीय के अंदर भी अलग अलग संगठन होते हैं। जैसे कि बात करें तो एक तो होगा कोशिकीय स्तर, कैसा स्तर? कोशिकीय स्तर। दूसरा अगर बात करें तो उत्तक स्तर या उत्तकीय स्तर। तीसरा अगर बात करें तो उत्तक अंग स्तर, ठीक है, या अंग स्तर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अंग स्तर, अंग स्तर। 4 नंबर अगर हम बात करें तो अंग तंत्र स्तर, अंग तंत्र स्तर। ये संगठन के 4 स्तर हैं, कोशिकीय स्तर, उत्तकीय स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर। सेलुलर स्टेज, टिश्यू, ठीक है, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, ये 4 हैं। अब चारों को जीवों में किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि जो जीव केवल कोशिका से बने हुए होते हैं, जिनका निर्माण केवल किससे होता है? कोशिका से होता है, जिनमें केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको उनमें कैसा स्तर पाया जाता है? संगठन का कोशिकीय स्तर पाया जाता है। जैसे स्पंज, स्पंज के अंदर क्या पाई जाती हैं? केवल कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्पंज के अंदर केवल क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकीय स्तर क्या हुआ? जो जिनका शरीर केवल कोशिका से बना होता है, कोशिकीय स्तर कहलाते हैं। दूसरा बात करते हैं उत्तकीय स्तर। जिन जंतुओं का शरीर किन से बना होता है? उत्तकों से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर? टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है। इसको तो सेल बोल दिया, ठीक है। इनके अंदर टिश्यू होंगे, क्या होंगे? उत्तक होंगे। जैसे अगर हम लोग उदाहरण की अगर बात करें तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य, निडेरिया या सिलेंट्रेटा, ये नाम आपने सुने हुए हैं, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, 9th क्लास के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो। निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के जो सदस्य हैं उनमें केवल उत्तक पाए जाते हैं। इसके बाद में अंग स्तर की बात करते हैं तो बच्चों अंग स्तर की बात करते हैं तो इनमें केवल क्या पाए जाते हैं? इनका शरीर किन से? कोशिका तो होती है, कोशिका से मिलकर उत्तक बनते हैं। अब उत्तकों से मिलकर अंगों का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे जंतु जिनमें अंग पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स, अंग, जैसे कान, नाक, मुख, ये क्या होते हैं? अंग होते हैं। तो ये अगर पाए जाते हैं तो उन जीवों का संगठन स्तर किस प्रकार का होता है? अंग स्तर प्रकार का होता है। जैसे अगर बात करें तो प्लेंटीहेलम्थीज, प्लेंटीहेलम्थीज, कौन सा? प्लेंटीहेलम्थीज। ये क्या होता है? इनके अंदर केवल अंग पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट अंग तंत्र स्तर, अर्थात ऑर्गन सिस्टम स्तर, जिनके अंदर अंगों से मिलकर तंत्र का निर्माण हो जाता है। जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये पाए जाते हैं। उनको क्या बोला जाता है? अंग तंत्र स्तर बोला जाता है। यह आपको मैं बता देता हूं। इनके अगर हम लोग बात करें तो एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा संघ के, एनेलिडा संघ से लेकर कोर्डेटा तक सभी के अंदर यही पाया जाता है। क्या? सिस्टम्स पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हम लोग किस में आते हैं? हमारे अंदर कोशिका, केवल कोशिकाएं थोड़ी हैं, केवल उत्तक थोड़ी हैं, केवल अंग थोड़ी हैं। हमारे अंदर सुविकसित तंत्र पाए जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है, जनन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, ठीक है। तो ये सब हमारे अंदर सुविकसित तंत्र पाए जाते हैं। तो हम किसके अंदर आते हैं? अंग तंत्र स्तर के अंदर आते हैं। और तंत्र का निर्माण जो है वो अंगों से मिलकर होता है, कान, नाक, आंख, ठीक है, इनसे मिलकर होता है। जैसे जनन तंत्र की बात करें तो इसमें वेजाइना और जो पेनिस है वो आते हैं। इसके अलावा ओवेरी आता है, ठीक है। मादा और नर जनन तंत्र की अलग अलग बात करते हैं। पाचन तंत्र की बात करते हैं तो उसमें हारनाल आती है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ठीक है, ये आते हैं। तो अंग से मिलकर क्या बनता है? तंत्र बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाचन, कुछ जीवों के अंदर क्या है? अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे कि उनमें केवल एक ही छिद्र होता है, वही मुख का काम करता है, वही गुद्दा का काम करता है। वही किसका काम करता है? मुख का काम करता है और वही गुद्दा का काम करता है। तो ऐसे जीवों का जो तंत्र है उसको अपूर्ण पाचन तंत्र कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पूर्ण पाचन तंत्र की तो पूर्ण पाचन तंत्र के अंदर 2 छिद्र होते हैं, एक मुख का काम करता है और एक गुद्दा का काम
करता है। और अब हम जो एक और बता देता हूं, जैसे प्रीसंचरण तंत्र है, तो जीव में प्रीसंचरण तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देखिए कौन सा? 2 प्रकार का होता है प्रीसंचरण तंत्र भी। परिसंचरण तंत्र, यह भी 2 प्रकार का होता है। प्रीसंचरण तंत्र क्या काम करता है भाई? रक्त का परिवहन जो होता है उसे प्रीसंचरण तंत्र कहा जाता है। एक तो होता है ओपन खुला प्रीसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद प्रीसंचरण तंत्र। खुला प्रीसंचरण तंत्र की बात करें तो इसमें जो रुधिर का परिवहन होगा वो सेल और टिश्यू के मध्य होगा, ठीक है ना, कोशिकाओं ऊतकों के मध्य बिना नलिकाओं द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बिना नलिकाओं द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बिना नलिकाओं द्वारा होगा। अगर हम बंद की बात करें तो बंद के अंदर विशिष्ट नलिकाएं पाई जाती हैं। उन नलिकाओं के माध्यम से रुधिर पूरे शरीर के अंदर चक्कर लगाता है, जैसे कि धमनी है, सीरा है, ठीक है, केशिकाएं हैं, इनके माध्यम से रक्त का प्रवाह होता है। बंद हमारे अंदर कौन सा प्रीसंचरण तंत्र होता है? बंद प्रीसंचरण तंत्र होता है। जैसे खरगोश है, ठीक है, खरगोश और मनुष्य के अंदर कौन सा होता है? बंद प्रीसंचरण तंत्र होता है। जबकि खुला प्रीसंचरण तंत्र की बात करें तो आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी जो हैं, इसके अलावा मोलस्का, ठीक है, इन संघ के प्राणियों के अंदर कौन सा पाया जाता है? खुला प्रीसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनका विस्तार से वर्णन इस चैप्टर में हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।